हेलो माय फ्रेंड, मैं मधुर श्रीवास्तव हूँ। पिछले 30 साल से कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने एमबीए फाइनेंस और एमकॉम किया हुआ है और पिछले 20 इयर्स प्लस से फाइनेंस इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये हैं श्री मिठाईलाल जी और उनके अकाउंटेंट सुंदर, जिनसे आप परिचित हैं। दोनों अब बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। हमने पुराने चैप्टर्स में देखा था। इनकी मिठाई की दुकान, भाई मतलब क्या कहने, जलेबी समोसियाँ बिकते जा रहे हैं, मस्त दुकान चल रही है। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि हमारे कोहली कोहली बाबू ने इनको ऑफर कर दिया है टू बिकम व्हाट, बिजनेस पार्टनर। अब कोहली बाबू आने वाले थे एज ए बिजनेस पार्टनर इन द फर्म विच इज मेसर्स मिठाईलाल एंड पार्टनर्स। तो अब ये होने पर मिठाईलाल जी के दिमाग में ना एक सवाल आया। उन्होंने सुंदर को बोला, यार ये तो ठीक है, देखो हम इतने दिनों से इतना टाइम एफर्ट लगा करके हमने दुकान बनाई है, इसका रेपुटेशन कुछ बिल्ड किया है, लोग आ रहे हैं, जलेबी समोसे खा रहे हैं, तो कोहली बाबू भी आएंगे, हमारे पार्टनर बन जाएंगे और उनको पहले दिन से प्रॉफिट मिलने लगेगा। ये कुछ अनफेयर नहीं है सुंदर? तो सुंदर ने कहा, सर देयर इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड गुडविल। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। मिठाई लगा, यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम बताओ जरा। ये हम देखेंगे तो इससे हम कोहली को जब अपने पार्टनर इंडक्ट करेंगे, देन वी विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट इट, राइट? सो वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन, राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज गुडविल। अभी सुंदर बाबू समझाएंगे मिठाईलाल जी को और हम सबको कि व्हाट एग्जैक्टली इज गुडविल। तो गुडविल अगर हम देखें तो व्हाट, इन सिंपल टर्म्स, गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, राइट? कोई भी बिजनेस जो काफी टाइम से चल रहा है, उसकी एक सेपरेट, एक एंटिटी, एक रेपुटेशन बन जाती है जो उसको बाकी क्राउड से अलग करती है, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर रेपुटेशन की हम बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन दैट अट्रैक्ट्स रिपीट कस्टमर्स, है ना? किसी भी दुकान में आप देखें, कोई भी बिजनेस अगर आप देखें, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, बट एक उनमें से कोई आपका फेवरेट होता है। आपको जूते खरीदने हैं तो कोई एक ब्रांड होगी जो आपकी फेवरेट होगी। आपको टीवी खरीदना है तो एक कोई ब्रांड होगी जो फेवरेट होगी। आपको कुछ भी खाना है, आपको बर्गर खाना है, यू विल हैव ए फेवरेट ब्रांड, राइट? वो फेवरेट ब्रांड आपकी क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन, राइट? दूसरा क्या है? दैट बिजनेस माइट हैव सम एडवांटेज। उसको कुछ ऐसा, वो कुछ इस ढंग से प्लेस्ड है कि बाकी बिजनेस जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे वो डिफरेंटली और बेटर कर पा रहा है। कुछ यूनिक एडवांटेज है, या तो उसका प्रोडक्ट कुछ एकदम अलग है, या उसकी लोकेशन कुछ एकदम अलग है, या हो सकता है उसके एम्प्लॉयज या ओनर्स कुछ एकदम अलग हों। कुछ यूनिक एडवांटेज भी हो सकती है जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट लीग में चल रहा हो। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि हो सकता है उस बिजनेस के कुछ कनेक्शंस हो, कुछ सप्लायर्स, हो सकता है कुछ कस्टमर्स, उसके एलीट कस्टमर्स हो। भाई मतलब जानते हैं हमारे मिठाईलाल जी के यहाँ तो कौन कौन आता है, हैं? शाहरुख भी आते हैं, ऋतिक भी आते हैं, अमिताभ भी आते हैं। तो जहां पर इस टाइप के कनेक्शंस आपके बन जाते हैं, वहां पे भी आपके बिजनेस की गुडविल बन जाती है। सो गुडविल इज नथिंग बट रेपुटेशन। एसेंशियल पार्ट जो बिजनेस में हमको समझने का है, हम गुडविल को तभी मानते हैं जब हम माने कि वो फर्म की रेपुटेशन जो है, उससे कुछ सुपीरियर प्रॉफिट वो जनरेट कर पाएगा। मतलब हर ओनर को लगता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, बट देन वो अच्छा बिजनेस बगल की दुकान से या अपने जैसे बाकी बिजनेसेस से कुछ बेटर प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है क्या? इफ आंसर इज यस, दैट मींस इट हैज सम गुडविल। ये जो सुपीरियर प्रॉफिट है, ये उसकी गुडविल की वजह से ही वो अर्न कर पा रहा है। चाहे वो कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, शू की ले लीजिए, बर्गर की ले लीजिए, टीवी की ले लीजिए, एनीथिंग, राइट? तो अगर कोई भी ब्रांड आपको लगता है कि वो नॉर्मल जो ब्रांड चल रहे हैं, नॉर्मल जो बिजनेसेस चल रहे हैं, उनसे बेटर प्राइसिंग कमांड कर पा रहा है। नॉर्मल बर्गर आपको 50 रुपए का मिल रहा है, कोई आपको बर्गर 100 रुपए का बेच रहा है और आप खुशी खुशी जाके खरीद रहे हो। इसका मतलब ये है कि उस बिजनेस ने कुछ ना कुछ गुडविल अर्न की है। मोटी मोटी इसकी नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहला है, इट इज इंटेंजिबल असेट, राइट? तो बिजनेस की बहुत सारी असेट्स होती हैं, हम जानते हैं। इंटेंजिबल असेट्स भी हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। इसको शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जहां चाहे ले आ सकते हैं, बेच सकते हैं, इन वॉट एवर वे वी वॉन्ट। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम छू या देख नहीं सकते हैं। गुडविल भी उसी तरीके की एक असेट, राइट? जैसे माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, है ना, असेट है, आपके साथ चलता है, बट देन यू कैन नॉट सी इट, ठीक है? वैसे ही ये एक इंटेंजिबल असेट है, बट इट हैज अ रियल वैल्यू, राइट? ऐसा इंटेंजिबल का मतलब फिक्टिशियस नहीं, नकली चीज नहीं है, ये जबरदस्ती बनाई हुई नहीं है। इट हैज अ रियल वैल्यू जिसकी वजह से आपका बिजनेस बेटर प्रॉफिट अर्न कर पाता है, राइट? दूसरा जो हमने अभी जिसका जिक्र किया, बिकॉज ऑफ दिस गुडविल,
you are able to earn higher profit than your competitors, whether they are in the same business, whether they are in the same locality, right? उनसे आप बेटर कर पा रहे हो। हमारे मिठाई लाल साहब हैं, उनकी दुकान इतने दिन से चल रही है, लोग आके जमों से जलेबी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अभी आगे देखेंगे, उनकी वजह से उन्होंने अपना नाम स्टेब्लिश कर लिया है, राइट? नाम, नाम को हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है? तीसरा है यहां पर, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। जैसे बाकी असेट्स जितनी भी हैं बिजनेस के, तो मिठाई लाल साहब की दुकान में कौन से असेट है? उनके पतीले हैं, उनके भगोने हैं, उनका कढ़ाई हो सकती है, उनका भट्टी हो सकती है। ये सारी चीजें बिजनेस से वो अलग कर सकते हैं। किसी भी दिन चाहे तो अपनी भट्टी निकाल के बेच सकते हैं, ठीक है? पतीला बेच सकते हैं। एयर कंडीशन उनको नहीं मन कर रहा, नया लाना हो सकता है, बेच दें अपनी दुकान का। बट गुडविल इज समथिंग, बिकॉज इट्स एन इनटेंजिबल थिंग, इसको आप सेपरेट करके अलग से नहीं बेच सकते। ये एकदम चोली दामन का साथ है, इसको अलग नहीं कर सकते इसको आप बिजनेस से। हैज टू गो विद द बिजनेस ओनली, राइट? दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट हैज ए सब्जेक्टिव वैल्यू। यानी कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है जिससे हम बोल सकें कि गुडविल की वैल्यू इतनी है इस बिजनेस की। हर व्यक्ति अपना अपना परसेप्शन लगा करके इसको डिफरेंटली वैल्यू कर सकता है। सो देयर माइट बी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो हम समझेंगे इसके कई सारे मेथड्स भी होते हैं, प्लस ये सब्जेक्टिव होता है। ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है, इसका साइंटिफिक मेथड नहीं होता। ये सोने का भाव आज इतना चल रहा है, 24 कैरेट का, हमने एक बिस्किट खरीदा, उसका रेट अक्रॉस मार्केट सेम होगा। या फॉर दैट मैटर एनी स्टैंडर्ड असेट हैज ए फिक्स प्राइस अक्रॉस मार्केट्स, मोटा मोटा। कुछ आर्बिट्राज हमेशा होता है बट मोटा मोटा। बट देन गुडविल इज ऑल सब्जेक्टिव, राइट? ओके, अब हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी वो चीजें हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती है, राइट? गुडविल हम समझ गए, मोटा मोटा रेपुटेशन है। रेपुटेशन को क्या क्या चीज अफेक्ट करती है हम मोटे तौर पे जानते हैं, थोड़ा डेफिनेशन में और बेटर समझेंगे ताकि हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझें और बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर लिख सकें, ठीक है? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स। कुछ वैसी चीजें होती है जो हमारी रेपुटेशन को पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं, और अगर वो ना हो ठीक से देन इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट, बुरा असर पड़ेगा हमारी गुडविल हमारे नाम पे। फिर कुछ सर्कमस्टेंशियल चीजें होती हैं कि जैसे मतलब उसमें हमने कुछ बहुत बेटर नहीं किया, बट कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ी जिसकी वजह से हमारा नाम बढ़ गया। शायद वो लोकेशन भी हो सकती है, या उस टाइम पे कुछ उसकी डिमांड हो गई। अब जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम में देखिए ना, मार्केट एकदम बदल गई थी, राइट? वहां पे हमको कुछ एक पर्टिकुलर चीजें थी जिनकी ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो ऑनलाइन से रिलेटेड चीजें हों, ठीक है? तो वो सिचुएशनल चीज थी जिसकी वजह से उन चीजों की डिमांड बढ़ी, और जो लोग भी वो चीजें उस टाइम पे बना रहे थे, उनकी गुडविल, उनका नाम, रेपुटेशन सब अचानक से बढ़ा, राइट? तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हम कंसीडर करना चाहेंगे वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब एफिशिएंट लीडरशिप टीम। सो अगर लीडरशिप टीम और मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है किसी भी बिजनेस में, तो क्या होता है? एफिशिएंसी और रेवेन्यू इंक्रीज होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई चीज बनाने में एक आदमी 50 रुपए खर्च करता है, दूसरा जो उससे ज्यादा एफिशिएंट है हो सकता है वही चीज 40 रुपए में बना दे। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द आउटपुट, राइट? जो चीज हम बना रहे हैं वो कितने कम वक्त में रिसोर्सेज में बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम कितने एफिशिएंट हैं। तो हमारा लीडरशिप टीम, मैनेजमेंट टीम जितना ज्यादा स्ट्रांग, एक्सपीरियंस्ड होता है, उतना ही हमारे ऑपरेशंस एफिशिएंट होते हैं। तो हम कम खर्च में बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं, और इससे क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन शूट अप करता है, राइट? सेकंड है फेवरेबल लोकेशन। मिठाई लाल ने कहा ये क्या चक्कर है भाई गुरु, मतलब फेवरेबल लोकेशन का क्या मतलब है? तो सुंदर ने कहा देखिए सर, हम अलग अलग इसके देखते हैं, समझते हैं केसेस की क्या क्या हो सकते हैं। पहला कि भाई आपकी जो मिठाई की दुकान मान लीजिए आप नई खोल रहे हैं और किसी रेजिडेंशियल एरिया में खोल रहे हैं, तो लोकेशन कोई बहुत महान तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक चौराहे पे एकदम बढ़िया दुकान खोल दी हो, बट एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी के अंदर आपने एक दुकान खोली। यहाँ पर क्या होगा? हाई ट्रैफिक आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का कैचमेंट है। कैचमेंट एरिया मतलब कौन कौन से लोग वहां पर आ सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो आपकी दुकान में फुटफॉल ज्यादा होने की संभावना है। तो इट इज ए फेवरेबल लोकेशन। दूसरे हाथ पे, दूसरे तरफ अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, कि अगर आपने मिठाई की दुकान एकदम बस स्टैंड के बगल में खोल दी गुरु, तो यहां तो बहुत ज्यादा चलनी चाहिए, है ना? क्योंकि जो लोग आसपास रहते हैं वो तो ही हैं, प्लस बस स्टेशन होने की वजह से पता नहीं कितने लोग आते जाते रहेंगे। चाचा मौसी मामा आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, मिठाई उनको बनवा के लानी है, वो भी धंधा बढ़ेगा आपका। प्लस थका हारा आदमी आया है, देखा समोसे गरम गरम निकल रहे हैं, खा लेगा, है ना? तो वहां पे फुटफॉल और ज्यादा होने की संभावना है। तो दिस विल बी इवन बेटर लोकेशन एज कंपेयर टू अ शॉप इन अ रेजिडेंशियल एरिया।
ठीक है। एक हम और एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं कि हम मिठाई की दुकान खोल दें एक शॉपिंग मॉल। ये भाई एरिया तो बड़ा प्रीमियम हुआ, है ना? लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो फुटफॉल है ना वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो व्यक्ति, जो भी लोग, जो भी फैमिलीज, जो भी व्यक्ति उस मॉल में आएंगे, ओनली दे विल विजिट दैट स्वीट शॉप। तो इट विल हैव अ रिस्ट्रिक्टेड फुटफॉल, दो इट इज ए प्रीमियम शॉप, बट देन फुटफॉल विल बी रिस्ट्रिक्टेड। देन लोकेशन का अगेन इंपैक्ट पड़ा। अब एक और लोकेशन समझते हैं कि एक भैया आपने जाके गली के अंदर एक दुकान छोटी सी खोल दी। अब गली के अंदर तो फुटफॉल और भी कम हो गया, है ना? अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, जैसे एक मैकडोनल्ड्स, हम सभी लोग उसके बर्गर्स खाते हैं। मैकडोनल्ड के जो आउटलेट्स हैं वर्ल्ड ओवर, कहीं पे भी आप जाएंगे, उनकी लोकेशन हमेशा औसम रहती है। बेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन उस पे उन्होंने अपने हमेशा आउटलेट्स खोले हैं, फ्रेंचाइजीज खोली हुई हैं। रियल एस्टेट वैल्यू हमेशा उनकी औसम रहती है, और इस वजह से देखिए उनकी गुडविल कितनी है। बर्गर्स आर स्टैंडर्डाइज, तो ऐसा बहुत ज्यादा खास नहीं है। बाकी बहुत लोगों ने रेप्लिकेट भी किए हुए हैं, शायद उनसे बेटर भी बनाते हो, बट देन जिस लोकेशन में उनकी आउटलेट्स हैं उसको कोई बीट नहीं कर सकता, राइट? तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फेवरेबल लोकेशन का कैसे इंपैक्ट पड़ता है आपकी ब्रांड वैल्यू और गुडविल पर। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। भाई मतलब जितना पुराना उतना अच्छा, पुराने गाने, पुराने लोग, है ना, विंटेज, ठीक है। तो जितना पुराना बिजनेस होगा, अज्यूम करते हैं हम ये कि उतना ज्यादा बेटर उसकी गुडविल होगी। कैसे? कि पहला तो भाई कि ओल्डर बिजनेस का मतलब है कि ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा। पता नहीं कब से बाबा आदम के जमाने से हमारे पिताजी भी वहीं से जलेबी लाते थे, हमारे दादा भी वहीं से जलेबी लाते थे, हम भी वहीं से ला रहे हैं, तो एक नॉस्टैल्जिया बिल्ड हो जाता है, राइट? दूसरा क्या है कि कस्टमर रिकॉग्निशन इजी होता है। जो बहुत पुरानी दुकान है उसके नाम से कई बारी पहचान है, वो उस गली में वो जो दुकान है ना उसके बगल में हमारा घर है, तो एड्रेस का लैंडमार्क कई बारी दुकान हो जाती है। तो जितनी पुरानी दुकान उतना ज्यादा उसका विंटेज, उतनी ज्यादा अच्छी गुडविल। और पुरानी होने की वजह से, क्योंकि इतने टाइम से वो बिजनेस में टिका हुआ है, इट इटसेल्फ मींस कि उसकी क्वालिटी, उसका कस्टमर सर्विस सब कुछ बेटर होगा। अगर किसी व्यक्ति का, किसी बिजनेस का जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे मैनेजमेंट का बर्ताव हो, या और सारी चीजें, तो इतने लंबे समय तक बिजनेस में टिक नहीं सकता। कोई ना कोई उसको आउटपेस कर देगा, कोई ना कोई उसको टेक ओवर कर लेगा, कोई ना कोई बेटर दुकान लगा देगा जो आपकी दुकान को बंद करवा देगा। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई दुकान चल रही है, तो दिस इटसेल्फ टेस्टिफाइज दैट इट हैज गुडविल, इट हैज बिल्ड सम ट्रस्ट इन द मार्केट। ऑलराइट? चौथा है भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप कितना भी नाम कर लें, कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, क्वालिटी इज समथिंग विच हैज टू बी देयर। हल्दीराम का एग्जांपल लेते हैं। हल्दीराम चेन है, मिठाई की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत पुरानी उनकी चेन है, बहुत सारे शहरों में उन्होंने शॉप्स खोली हुई है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, और काफी टाइम से चल रही है, इसलिए उनका नाम है, ब्रांड है। आज वो प्रीमियम कमांड करते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स में एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर शॉप्स, ठीक है। तो आप कहीं भी जाएंगे, एक तो मतलब वर्ल्ड ओवर बाहर भी उनके शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसलिए उन्होंने एक नाम बिल्ड किया है और वो एक सुपीरियर प्रॉफिट कमांड कर पाते हैं। सिमिलर टाटाज इतने सालों से, मतलब सेंचुरीज से अलग अलग बिजनेसेस हैं, फ्रॉम सुई से लेकर के जहाज तक सब कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत एथिकल बिजनेस उन्होंने प्रैक्टिसेस की हुई हैं जो हम सारे जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उनका नाम और उनका गुडविल बना हुआ है। वो कुछ भी, टाटा का नमक भी है तो हमको लगता है भाई बहुत अच्छा होगा, टाटा चाय भी होगी बहुत अच्छी होगी। सो अपने आप वो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे प्ले करता है। दैट इज व्हाट गुडविल इज, दैट इज व्हाट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ बिजनेस। इसके कंपैरिजन में हम जेनेरिक ब्रांड देखते हैं, व्हाइट लेवल जिनको बोलते हैं, उन पे कोई लेवल नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो कई बार हम कम प्राइस के चक्कर में उसको खरीद सकते हैं, बट देन वी आर ऑलवेज इन डाउट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, कैसा होगा वो, राइट? उसको बिल्ड करने के लिए इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम, राइट, एंड द ब्रांड। अगला है पेटेंट्स। तो बहुत सारी बिजनेसेस पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट क्या होते हैं ये हम जानते हैं। कोई भी हमारा टेक्नोलॉजी है, कोई भी हमने चीज बनाई है जो एकदम यूनिक है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है, उसको हम जाकर के रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज हमारे अलावा कोई दूसरा यूज ही नहीं कर सकता। तो ऐसी अगर कोई चीज, जैसे कोविड के टाइम में कोविड शील्ड वैक्सीन बनी थी, वो पेटेंटेड अगर थी, तो कोई और उसको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी वैक्सीन नहीं बना सकता था। तो जिस भी कंपनी की वो वैक्सीन थी उसकी तो मोनोपोली हो गई। उसने ब्रांड नेम भी बनाया, उसने गुडविल भी बनाई, और उसने पैसे भी बनाए, ठीक है। तो पेटेंट से क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, जिससे आपकी गुडविल बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में एडवांटेज मिलती है, बिकॉज एक तरह से मोनोपोली होती है। पेटेंट का मतलब ये चीज कोई दूसरा नहीं बना सकता। और इसका तीसरा फायदा क्या होता है? आपके प्रोडक्ट्स भी यूनिक होते हैं, क्योंकि यूनिक होंगे तभी आपको पेटेंट मिलेगा। जेनेरिक प्रोडक्ट्स में पेटेंट नहीं मिलता।
तो पेटेंट की वजह से आपको यूनिकनेस, एक मोनोपोली मिलती है मार्केट में, एंड इट एनहांसेस योर गुडविल। फिर है कस्टमर रिलेशन। अच्छे कस्टमर रिलेशन ये हमेशा आपकी गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं। एक दुकान होगी, शायद उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा, शायद उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी होगी, है ना, और उसने मतलब वैरायटी भी बड़ी अच्छी लगी है, सब दुकान भी जगमगा रही है, और वो जो लोग हैं ना वो ढंग से बात ही नहीं करते यार। आप उनसे कुछ पूछने जाइए, वो बात ही नहीं करते, आप क्या करोगे? बियॉन्ड ए पॉइंट ऐसी शॉप्स, ऐसे बिजनेसेस बहुत लंबे समय तक थ्राइव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कमिटमेंट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बिजनेसेस कस्टमर को सेंट्रल में रख करके काम करते हैं, वो ओवर द पीरियड एक गुडविल, एक नाम अटेन करते हैं, जो उनके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या हो गया? एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विस। सामान बेच देना ही लक्ष्य नहीं है। सामान बिकने के बाद भी कस्टमर को अगर उस सामान से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, कोई फीडबैक उसको देना है, या कोई प्रॉब्लम है, सो आपका बिजनेस उसको किस तरह से देख रहा है, किस तरह से हैंडल कर रहा है, इफ यू आर हैंडलिंग इट in an efficient way, empathetic way, that will build your goodwill and in turn will enhance your profits. तीसरा है रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट। बहुत सारे आप वाइट गुड्स लेते हैं, कई बारी सर्विस इंडस्ट्रीज में भी आप देखिए, होटल के नंबर हैं, टूरिज्म में, वहाँ पे कई बारी आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, आपको होल्ड पे रखा गया है, कस्टमर सर्विस को पता ही नहीं है। कई बारी आप मोबाइल कंपनीज के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, बहुत लंबा होल्ड टाइम होता है, और आपका जो क्वेरी होती है उसको कोई ढंग से आंसर भी नहीं कर पाता है। इट अफेक्ट्स द गुडविल। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो प्रॉम्प्ट सर्विस है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, अचानक एआई से रिलेटेड एआई आपको आंसर नहीं कर रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन आ जाता है जो आपकी क्वेरी को समझता है और आपके रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यू विल बी हैप्पी एंड यू विल स्प्रेड द वर्ड्स अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिलीज। उससे क्या होगा? उसका बिजनेस बढ़ेगा, राइट? तो गुड कस्टमर रिलेशन इज ऑल्सो ए की टू योर गुडविल, है ना। ये इंपैक्ट करती है बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली इफ नॉट ट्रीटेड वेल। फिर है भाई एक्सेस टू सप्लायर्स। हर बिजनेस, हमारा एक बिजनेस है, एक पार्ट उसका होता है जहां से वो कुछ चीजें लेता है, यहां पर वो मैन्युफैक्चर करता है, देन वो बेचता है। सो इफ देयर इज अ बिजनेस which has a distinct advantage in terms of good tie-ups with suppliers, right? एक बंदा है भाई जो जहां से सामान मिला वहां से उसने उस दिन खरीद लिया। एक बंदा है जिसने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं कि भाई साल भर का मैं तेरे को अभी से बता रहा हूँ, ठीक है, महीने महीने इतने को मेरा इतना मैदा लगेगा, इतना मिलेगा, सब मेरे को आप ही सप्लाई करोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब यहाँ पे उसको डिस्काउंट भी मिलेगा, उसको क्या होगा? बेटर सप्लाई भी होगी। एक एक चीज करके देखते हैं, इससे क्या होगा? रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट जब आप करेंगे तो आपकी स्टेडी प्रोडक्शन रहेगा। आप जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन मैदा लेने पहुंच गए, भाई नहीं मिला तो समोसे नहीं तल पाएंगे, दिक्कत हो गई ना, प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया। तो ऐसे क्या है, आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक ही दुकान से ले रहे हैं, या आपने 5 दुकानें रखी हैं, तो आपका स्मूथ ऑपरेशन चलता रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन रॉ मटेरियल रहेगी, प्रोडक्शन आपका अच्छे से चलता रहेगा। उससे क्या होगा? आपके डिसरप्शंस नहीं हो गए कि किसी दिन जलेबी नहीं तल पा रही है क्योंकि तेल खत्म हो गया, किसी दिन भाई साहब समोसा ही नहीं बन पाया क्योंकि आलू की मंडी में आज स्ट्राइक थी, उसने दिया ही नहीं, यार हम तो लेते हैं जिससे, है ना, और हमारे पास दूसरा कोई सप्लायर ही नहीं है। तो ये डिसरप्शंस नहीं होंगे। इससे क्या होगा? प्रोटेक्ट रेपुटेशन। हर दिन आदमी को पता है कि आप शाम को 5 बजे समोसे तलते हो, 5 बजे समोसे उसको साल दर साल मिलते रहेंगे, आपकी गुडविल रेपुटेशन बनी रहेगी कि कम वॉट में मिठाई लाल साहब की दुकान पे हमको 5 बजे समोसे बढ़िया वाले तलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। देन आप ये एक्सेस टू सप्लायर ऑल्सो डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ योर रेपुटेशन एंड हेंस गुडविल एंड हेंस योर एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स। अदर फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जिनको हम ब्रीफली कवर करेंगे। पहला है गुड पास्ट परफॉर्मेंस। कुछ बिजनेसेस हैं जिन्होंने पास्ट में लॉसेस किए हैं, पास्ट में क्वालिटी अच्छी नहीं रही है, कई बार दुकान ही उनकी बंद हो गई, या एनी अदर इशू, वहां पर हमेशा गुडविल इंपैक्ट होगी नेगेटिवली। और अगर आपकी परफॉर्मेंस साल दर साल अच्छी रही है, एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके सक्सेसफुल ऑपरेशंस का है, देन इट विल हैव ए बेटर गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट है गुड लेबर रिलेशनशिप। आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं, आपका जो लेबर है, उनको कैसे ट्रीट करते हो? आर दे हैप्पी? आर दे पेड वेल? आर दे केप्ट वेल? दे ऑल्सो स्प्रेड वर्ड इन द मार्केट, राइट? वो अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, बाकी जनता में बताते हैं कि भाई ये बिजनेस अच्छा, इट कीप्स अस वेल, राइट? ये गुडविल। दूसरा, रोते रहते हैं जा करके, हमेशा गालियां निकाल रहे हैं बिजनेस को लेकर के, करे बहुत खराब है यार, यहाँ तो काम ही नहीं करना, मजबूरी में कर रहा हूँ। आप सोचो, उसका इंपैक्ट हमेशा बिजनेस की गुडविल पे पड़ता है। देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेट्स जिनके बारे में देयर आर बैड वर्ड्स ऑन सोशल मीडिया, राइट? लोग एम्प्लॉइज रो रहे हैं, एम्प्लॉइज लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, तो सोचो उनकी गुडविल, जब आप कभी सोचोगे कि उस कंपनी में मुझे काम करना है,
यू विल हैव दैट बैक इन योर माइंड, राइट? यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए, सो प्रॉब्ली यू विल गो देयर, यू नो, दैट्स हाउ यू अफेक्ट दैट गुडविल। फिर है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? हमने पहले भी देखा है इस चीज को कि कई बारी हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कई लोगों से अच्छे हो जाते हैं। कुछ हमको एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, गवर्नमेंट से मिल गए, हमें बड़े बड़े स्कूलों से मिठाई लाल साहब को मिल गया कि भाई 15 अगस्त 26 जनवरी को तुम ही समोसे दोगे, ठीक है? सो दैट विल हेल्प एड गुडविल एंड रेपुटेशन एंड प्रॉफिट फॉर मेसर्स मिठाई लाल। टाइप्स ऑफ गुडविल कौन कौन सी होती हैं? तो मोटे मोटे तौर पे जो हमको समझनी है यहाँ पे, वो कैटेगराइजेशन ऑफ गुडविल है, वो दो तरीके से देखते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, ठीक है? और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये दोनों हम समझेंगे एक एक करके ये होती क्या है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए एक कंपैरेटिव पहले हम देख लेते हैं, देन इसका एग्जांपल भी देखेंगे। पहले क्या है परचेज गुडविल? क्या होता है परचेज गुडविल? जो होती है, इट इज जनरेटेड और इट इज असर्टेन्ड एंड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ बिजनेस। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मिठाई लाल साहब की जो दुकान है उसमें जितना भी उनके एसेट्स हैं, क्या भगवाने हैं, है ना, उनका अवन है, मान लो उनका एयर कंडीशन है, उनका फर्नीचर है, इस सब की वैल्यू हम लगा सकते हैं बैलेंस शीट में। हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है? बैलेंस शीट में सारी एसेट्स की हमारी वैल्यू रहेगी। मान लेते हैं कि पूरी एसेट्स की वैल्यू है 1,50,000 रुपए, प्लस उनकी कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। हो सकता है उनको अभी सप्लायर को, ऋतिक को, इनको सबको सब कुछ पैसे देने हो, लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी मान लेते हैं हम 50,000। तो 1,00,000 में से हमने 50,000 रुपए घटा दिए, तो नेट असेट मेरी कितनी है? 1,00,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर जो बची वो क्या होगी? वो कैपिटल होगी, राइट? तो अगर आज की तारीख में अगर कोई बुक वैल्यू पे मिठाई लाल साहब की दुकान को खरीदना चाहे, 1,00,000 रुपए में मिठाई लाल साहब को बेच देनी चाहिए, क्योंकि जितनी असेट्स हैं उनकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है। यानी सिमिलर टाइप की असेट्स कोई मार्केट से खरीद कर उनके बगल में दुकान खोलना चाहे तो 1,00,000 रुपए में खुल जाएगी। यही मतलब हुआ इसका ना। तो क्या मिठाई लाल जी 1,00,000 रुपए में अपनी दुकान बेच देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मिठाई लाल साहब कहेंगे, भाई साहब मैं तो पिछले इतने सालों से दुकान चला रहा हूं, ठीक है? आप सिमिलर एसेट्स 1,00,000 रुपए में लाके मेरे बगल में दुकान भी खोल सकते हो, सेम लोकेशन, एवरीथिंग सेम। देन मेरी रेपुटेशन है, मेरी गुडविल है, जिसकी वजह से आप अगर साल का 1,00,000 रुपए कमाओगे तो मैं कम से कम साल का 1,50,000 रुपए कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने क्वालिटी मेंटेन की है, मैंने विंटेज मेंटेन की, बहुत सारी चीजें, राइट? तो यहां पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिठाई लाल जी कमांड करेंगे उसको बोलते हैं उस बिजनेस की गुडविल। वैल्यूएशन कैसे होता है ये भी हम आगे कवर करेंगे, देखेंगे। बट देन परचेज गुडविल का मतलब होता है यू पे एक्स्ट्रा over and above the value of that particular business because you know that it has some reputation, जिससे आने वाले कुछ समय तक, वो क्या समय होगा वो हम देखेंगे, उसमें अगर हम कुछ भी ना करें, सिमिलर तरीके से बिजनेस करते रहें, तो भी हम नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है? ये जो गुडविल होती है, जो हम बिजनेस खरीदते समय इवेल्युएट करके एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। ये हुआ इसका ओरिजिन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? मिठाई लाल साहब हैं, इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनके बगल में कोई दुकान खोल ले, टिक ही नहीं सकता है। इतने कस्टमर, इतने बढ़िया खुशबू उनकी फैली रहती है, देखो, है ना? बट मिठाई लाल साहब अगर वो दुकान बेच नहीं रहे ना, तो उस गुडविल को कभी भी वो अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। बट देन इट इज जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू एफर्ट्स ऑफ पार्टनर्स एंड मैनेजमेंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब हम काम कर रहे हैं, हमारी गुडविल जनरेट होती जा रही है। परचेज गुडविल मतलब हमने किसी स्टैब्लिश्ड बिजनेस या दुकान को खरीदा और उसके लिए जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया वो उसकी परचेज गुडविल है। कंसिडरेशन क्या है हमने देख लिया। परचेज गुडविल में हम पैसा पे करते हैं, वी पे इन कैश। जब मैं कैश लिख रहा हूं तो अकाउंटिंग में कैश का मतलब कैश या बैंक दोनों ही होता है, ठीक है? चेक भी हो सकते हैं। तो जो भी असेट्स हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा जो हम पैसा दे रहे हैं वो उसके लिए कैश होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में ये कभी खरीदी या बेची नहीं जाती, ये जनरेट होती है और ये माता पिता की दुआओं की तरह हमारे साथ बिजनेस के साथ रहती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो अलाउ करता है कि परचेज गुडविल को आप एज एन असेट अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और असेट को हम हमेशा क्या करते हैं एप्रिशिएट करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये इनटेंजिबल एसेट है, इसको हम अमोर्टाइज करें ओवर द पीरियड। वो पीरियड कितना होगा वो भी हम समझेंगे भी। सो ये एक असेट की तरह ट्रीट होती है, हम बैलेंस शीट में इसको असेट साइड में दिखाते हैं, और इसका सर्टेन पोर्शन हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अमोर्टाइज करते हैं ओवर द इयर्स, जिसको हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कहीं भी नहीं दिखाते हैं, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैलेंस शीट में हमने देखा जो परचेज गुडविल होती है वो असेट साइड में दिखाई जाती है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाई जाती है, इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है?
ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम देख लेते हैं कि जरूरत क्या है भाई वैल्यू गुडविल करने की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल चल रही है, हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते यार। मिठाई लाल कितनी बढ़िया उन्होंने समोसे बनाए, जलेबियां बनाई, रेपुटेशन हो गई, शाहरुख आ गए, कभी सलमान चले आ रहे हैं, अमिताभ पैसे भिजवाते हैं, इतनी गुडविल है, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो क्यों करेंगे और कब करेंगे, ये देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमको कब कब करने की जरूरत है। पहला, जब देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम जानते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो जो भी लाभ होता है उसको किस प्रपोर्शन में, किस रेशियो में आपस में बांटते हैं, वो कहाँ होता है, पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होता है नॉर्मली। और अगर पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड नहीं होता है तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि वो प्रॉफिट्स इक्वली बांटने पड़ते हैं। सो मान लो पार्टनरशिप डीड में पहले नहीं लिखा था, 3 पार्टनर थे, डीड में लिखना गए भूल। अब क्या हुआ, पार्टनर्स ने देखा 1-2 साल तक तो यार ये तो इक्वल बांटना पड़ रहा है, यार तो गलत है, किसी की कैपिटल ज्यादा है, कोई उसमें बिजनेस में टाइम ज्यादा दे रहा है, तो नहीं यार ऐसे चलेगा नहीं, ऐसा करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेशनलाइज कर लेते हैं। भाई एक आदमी है जो स्लीपिंग पार्टनर है, आता ही नहीं है, तो उसका प्रॉफिट शेयर कम होना चाहिए। जो लोग जितना टाइम लगा रहे हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। इसी तरह अगर किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो उसको भी प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो अगर किसी भी वजह से इफ देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे गुडविल को वैल्यू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट लोगे तो जो पुराना आपने अर्न किया हुआ है ना, उसका हिसाब किताब तो हुआ नहीं। तो पुराना जो आपने गुडविल यानी सुपीरियर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी अर्न की हुई है, बनाई हुई है इतने दिनों में, उसको आप कैश इन कैश करोगे और डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विल लर्न अबाउट दैट। दूसरा इंस्टेंस होता है जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट करने की सोचते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में इस चैप्टर के देखा कि कोहली बाबू प्रपोज टू मिठाईलाल जी कि वो आना चाहते हैं इस बिजनेस में। मिठाईलाल ने यही क्वेश्चन पूछा कि भाई हम इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं तो इसका कुछ तो लाभ हमको होना चाहिए। दैट लाभ, दैट प्रॉफिट ही वाज टॉकिंग अबाउट गुडविल, ही डिड नॉट नो। तो सुंदर ने उनको एक्सप्लेन किया। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर उससे कुछ ज्यादा पैसा लेंगे। मिठाईलाल ने मान लो बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए लगा करके, 5 साल बाद, ठीक है, अगर इक्वल प्रॉफिट के लिए कोई बंदा आएगा तो 1 लाख रुपए में नहीं आ सकता, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिकॉज मिठाईलाल ने सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं लगाए, 5 साल में उन्होंने बिजनेस में रेपुटेशन अर्न की, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, जिसकी वजह से अब प्रॉफिट ज्यादा बेटर हो रहा है। अगर शुरुआत में इक्वल पार्टनर कोई आता तो दोनों 1-1 लाख लगाते, बट आप 5 साल के बाद इक्वल शेयर के लिए आ रहे हो, देन यू हैव टू पे मोर। और वो मोर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल हम कैसे पता लगाएंगे, उसको वैल्यू करके पता लगाएंगे, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय भी हमको गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। सिमिलरली कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम भी हमको गुडविल वैल्यू करके, ताकि रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर, फेयर शेयर दिया जा सके। अब 3 पार्टनर हैं, तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। अब एक पार्टनर जा रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हम वैल्यू नहीं करते, बट अब जा रहा है तो उसने जितना कंट्रीब्यूट किया है, इतने दिनों में बिजनेस इंक्रीज हुआ है, गुडविल एनहांस हुई है, तो उसका कुछ पोर्शन तो उसको मिलना चाहिए ना। इसलिए रिटायरमेंट के समय भी ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाते हैं। जब फर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, सो एट एवरी इंस्टेंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वी वैल्यू गुडविल, ठीक है। सिमिलरली इफ देयर इज ए यू नो इवेंट wherein there is a death of a partner, खुदा ना खास्ता कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त पे भी हमको गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है, ताकि हम उसका फेयर शेयर उसको, जो डिसीज पार्टनर है उसको हम दे पाए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को दे पाए। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी हमको जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सेल कर रहे होंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि भाई नॉर्मल हमारी एसेट्स तो 1 लाख की हैं, लेकिन इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 1.5 लाख के सेट कम से कम लगेंगे, तब ये बिजनेस कर पाएगा। बिकॉज हम इतने टाइम से बेटर काम कर रहे हैं, और वो बेटर काम गुडविल के फॉर्म में विल चार्ज प्राइस फॉर दैट एंड विल डू वैल्यूएशन। आखिरी है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, संगम गए हो कभी, गंगा यमुना सरस्वती मिलती है वहां पे, वो अमलगमेशन है। वैसे ही 2 अलग अलग बिजनेसेस हैं, उन्होंने बोला यार ये देखो तुम्हारी वहां मिठाई की दुकान, हमारी यहाँ मिठाई की दुकान है, सिनर्जीज बहुत है, हम एक जगह फैक्ट्री लगा लेते हैं, तुम भी सब वही जलेबी बनेगी वही बनेगी, दोनों जगह बिक जाएगी। तो ये थॉट इस तरह से बिजनेसेस में अलग अलग होते हैं, और बहुत सारे बिजनेस कई बार मिलते हैं आपस में। तो जब मिलेंगे तो एक बिजनेस की अलग गुडविल होगी, एक बिजनेस की अलग गुडविल होगी, एंड देन पार्टनर्स उस तरह से अपना प्रॉफिट शेयरिंग उसमें तय करेंगे। तो अमलगमेशन के समय में भी हमको गुडविल वैल्यू करने की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। तो ये सब तो बढ़िया चलता रहा, सुनते रहे। मिठाईलाल बोले यार ये सब तो बढ़िया, तुम हमको सब बता दिया, डेफिनेशन क्या होती है। अब ये बताओ कोहली आ रहे हैं, वैल्यू कैसे करेंगे, उनको कितना शेयर देना है, उसके लिए कितने पैसे लेने, ये भी कुछ समझाओगे, नंबर कुछ बताओगे, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, इतिहास भूगोल टाइप बताते रहोगे तुम। सुंदर ने कहा सर ठंड रखिए, हाउ टू वैल्यू गुडविल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, और एक बार में आप पूरा समझ लोगे दिक्कत हो जाएगी, बाद में बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है।
तो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर विच इज सून टू बी रिलीज, जहाँ पर हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिटेल में समझेंगे एंड वी लीव नो स्टोन अनटच्ड, राइट। थैंक यू मेरे दोस्त। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स मिलकर के ही आपके कॉमर्स करियर जर्नी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।